नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। पल पल दिन गुजरते के साथ सियासत बदलती जाती है और सियासत का रुख जो है वो बदलता जाता है। अवाम की जो जिम्मेदारियां हैं, अवाम की जो भागीदारी है सियासत में वो अलग है, लेकिन अवाम के मैंडेट को जब जनता का जो मैंडेट आता है, जनादेश आता है, उसके बाद जो सियासी पार्टियों का रंग ढंग होता है वो भी अलग है। कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। बात सीधे इस तौर पे हो रही है कि 5 रियासतों में जो इंतखाबात हुए थे वो दरअसल एक सेमीफाइनल के तौर पर थे और सेमीफाइनल के बाद फाइनल का नतीजा क्या होगा, फाइनल का मंजरनामा कैसा होगा, उसको लेकर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से सेमीफाइनल के नतीजों के बाद 3 बड़ी रियासतों में कांग्रेस ने जो कामयाबी हासिल की है, उसके बाद जो अजीम इत्तेहाद का जो फेविकॉल था, ऐसा लगता है कि वो थोड़ा कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से बेंगलुरु में जब सीएम के तौर पर हलफ लिया जा रहा था, वैसा जो वहां मंजर था, वहां पर उस मंच पर कई दूसरे बड़ी जमातों के नेता या सरबराह मौजूद थे, वैसा मंजर जयपुर में नहीं दिखा। आखिर इसका मतलब क्या है? राहुल किसे कबूल है, किसे नहीं? I propose we will install a new Prime Minister in Delhi. I propose the candidature of Rahul Gandhi from Tamil Nadu. तो अब आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट में यह वाज़ेह होगा कि कुछ दिनों पहले तक, यानी कि 5 रियासतों के इंतखाबात से पहले क्या बातें हो रही थी, इंतखाबात के बाद जो नतीजे आए उसके बाद मंजरनामा कैसा है, और इस रिपोर्ट के बाद हम इस पर गुफ्तगू करेंगे अपने खास मेहमानों से और अपने नुमाइंदे से भी। पहले एक रिपोर्ट देखिए। तीन रियासतों में कांग्रेस की जीत ने पार्टी में फिर से जान डाल दी है। इन रियासतों में कांग्रेस की वापसी एक ऐसे मौके पर हुई है जहां अपोजिशन अपने आप को मजबूत होता दिख रहा है। आज तीनों रियासतों में हलफ बर्दारी तकरीब में कांग्रेस ने अजीम इत्तेहाद में शामिल पार्टियों के लीडरान को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके ये बताने की कोशिश की है कि अजीम इत्तेहाद का अधूरा ख्वाब हकीकत में बदल सकता है और फिर 2019 में पीएम ओहदे की राहुल की दावेदारी को तक़वियत मिल सकती है। लेकिन वहीं कांग्रेस के हलफ बर्दारी तकरीब से मायावती, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की दूरी ने राहुल के वजीर-आज़म के दावेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्नाटक में मुनक़िदा वज़ीर आला हलफ बर्दारी तकरीब में अजीम इत्तेहाद के बैनर तले जो तस्वीर देखने को मिली थी, शायद वो तस्वीर और ऐसी यकजहती सियासी माहौल में नहीं दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि दूरी बनाए रखने के पीछे मकसद क्या है। वहीं मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अभी वज़ीर-आज़म ओहदे की बात करना सही नहीं है। वहीं हार्दिक पटेल ने भी राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा है कि राहुल पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। जबकि गुज़िश्ता रोज तमिलनाडु में मुनक़िदा एक तकरीब में एमके स्टालिन ने राहुल की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि राहुल गांधी मुस्तकबिल के पीएम उम्मीदवार हैं। I propose we will install a new Prime Minister in Delhi. I propose the candidature of Rahul Gandhi from Tamil Nadu. अब जबकि 3 रियासतों में कांग्रेस का परचम लहरा रहा है, तो वहीं अजीम इत्तेहाद में शामिल बीएसपी, एसपी और तृणमूल कांग्रेस की कांग्रेस रियासत की हलफ बर्दारी तकरीब से दूरी ने अजीम इत्तेहाद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अब सवाल ये है कि 2019 की दौड़ में शामिल राहुल किसे कबूल? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो यही बड़ा सवाल है कि राहुल किसे कबूल। जिस तरह से चेन्नई में जो मंजर देखने को मिला, जहां पर चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में, राहुल गांधी की मौजूदगी में डीएमके सरबराह एमके स्टालिन ने जिस तरह से उनके नाम की वकालत की और उन्हें सपोर्ट देने की बात कही कि तमिलनाडु से मैं प्रपोज करता हूं, लेकिन क्या जुनूब में शुमाल जैसा ही मंजर है या क्या जुनूब जैसा मंजर शुमाल में है? क्या ऐसा नहीं हो पा रहा है? तो इसके पीछे वजह क्या है? हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं लखनऊ से, दिल्ली से और साथ ही भोपाल से। हम बारी बारी से उनका तारुफ कराते हैं। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, जो बीजेपी के तर्जुमान है। राकेश त्रिपाठी जी, आपका इस्तकबाल है। डॉक्टर अजीज खान है, समाजवादी पार्टी के तर्जुमान है, और डॉक्टर अनूप पटेल हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। आप दोनों का भी इस्तकबाल है। साथ ही हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे राकेश कपूर, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे शो में जुड़ेंगे, और भोपाल से हमारे सीनियर रिपोर्टर मेहताब इस
मुबाहिसे में इस चर्चा में शामिल हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर अनूप पटेल, कांग्रेस के जो तर्जुमान हैं उनका। अनूप, आपसे सीधा सवाल है, जो मंजर बेंगलुरु में हलफ बर्दारी के मौके पर दिखा, मंच पर जो बड़े बड़े सियासी चेहरे दिखे, क्या आपको लगता है कि वही मंजर जयपुर में दिखा या उसमें कुछ कमी रह गई? देखिए, जो डीएमके पार्टी के थ्रू जो है ये बयान आया और उस पे जो है वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री जो है करुणानिधि जी की मूर्ति का अनावरण हुआ, उसमें जिस तरीके से विपक्ष की एकता जो है सामने आई और इसी तरीके से तीनों राज्यों में जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, विपक्ष की एकता एकदम मजबूत हो रही है। और विपक्ष में जो डेफिनेटली सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है ही है, लेकिन कांग्रेस अपना धर्म निभा रही है, विपक्ष में बड़ी पार्टी होने के नाते सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश में है, ताकि 2019 में इन जुमलेबाज और जो है चोर चौकीदारों के खिलाफ जो है हमारी पार्टी खड़ी होगी और सारा विपक्ष एक होकर 2019 में सत्ता परिवर्तन करेगा। आपने मेरा जवाब नहीं दिया। मैंने सवाल यह किया था, क्या बेंगलुरु में जो स्टेज पर जो चेहरे दिखे थे, क्या वही चेहरे आपको जयपुर में दिखे? सवाल सुन पाए आप? नहीं, मैं सुन रहा हूं। देखिए, दोनों जगह का कारण अलग है एकजुटता का। यहां शपथ ग्रहण समारोह था, वहां जो है मूर्ति का अनावरण था। तो यहां नहीं, मैं चेन्नई की बात नहीं कर रहा हूं। आप देखिए, अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं चेन्नई की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ महीनों पहले बेंगलुरु में जो एचडी कुमारस्वामी ने जो सीएम का हलफ लिया था, उस मौके पर जो बड़े बड़े चेहरे जुटे थे, उसकी बात कर रहा हूं जी। अच्छा, तो देखिए, ऐसा है कि उस पे डेफिनेटली वो उस मंच में बेंगलुरु में सब लोग थे। हो सकता है इसमें जो है क्या समय की दिक्कत रही हो या कुछ कारण रहे हो, तो हो सकता है एक दो हमारे जो है सहयोगी साथी विपक्ष में ना आए हो। अदरवाइज आप देख रहे होंगे मंच में हर जगह से, हर राज्य से। डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के तर्जुमान हैं। अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आज जयपुर में क्यों नजर नहीं आया? क्या आपको दावतनामा नहीं मिला था? देखिए विशाल भाई, नहीं ऐसा नहीं है। न्योता मिला और ना मिला का इशू नहीं है। नहीं मिला कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। कांग्रेस दावतनामा मिला कि नहीं? दावतनामा मिला कि नहीं? मैं सर उसी बात पे आ रहा हूं। मैं विशाल भाई वही बात, दावतनामा मिला कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। देखिए, हकीकत ये कि हमने सर मेरी बात सुनिए। नहीं, दावतनामा मिला कि नहीं, पहले आप ये बता दीजिए। आपको तो सुनने के लिए बुलाया ना, आपातकाल की स्थिति है, आपको सुनने के लिए बुलाया। उसी मुद्दे पे आ रहा हूं सर। प्लीज विशाल भाई, थोड़ा मौका दे दें। दावतनामा मिला कि नहीं? सर मैं उसी बात पे आ रहा हूं सर, जिस तरीके से सर मैं उसी बात पे आ रहा हूं, मुझे मौका दे सर प्लीज। मैं ये कह रहा था सर कि जिस तरीके से इस मुल्क में अघोषित आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है और सारे संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उस पर बीजेपी ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है, हालात बद से बदतर हो गए हैं, पूरी तरह से माहौल इस देश का खराब हो गया है। उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से कांग्रेस को समर्थन दिया है इन राज्यों में, और साथ ही साथ ये उम्मीद भी किया है कि कांग्रेस ने जो जो वायदे किए थे किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जल्द उन वादों को कांग्रेस पूरा करेगी। ये समाजवादी पार्टी की ये बहुत बड़ी उम्मीद है, और अगर ऐसा करती है तो वाकई में समाजवादी पार्टी। अजीज खान साहब, मैं सवाल क्या कर रहा हूं, जवाब क्या? और रही बात हालात बीजेपी की, ये तो मतलब कोई तरीका नहीं हुआ ना। सवाल किस मकसद के तहत किया गया, आप उसके आसपास कम से कम जवाब दीजिए। अभी कोई ये इलेक्शन एनालिसिस नहीं हो रही है कि कौन हारा, कौन जीता, किसने क्या किया। यहां सवाल कुछ और है। मेरा सवाल सीधा आपसे है, क्या राहुल समाजवादी पार्टी को कबूल है पीएम उम्मीदवार के तौर पर? सर मैं इसी बात को कह रहा था कि देखिए, हकीकत ये देश तय करेगा। और कहीं ना कहीं हमारे साथ राकेश त्रिपाठी हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। राकेश त्रिपाठी जी, आपके पास आ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी जी, सर विशाल भी उसी मुद्दे पे आ रहा था। अभी आपको नहीं, आपको मैंने मौका दिया। राकेश त्रिपाठी जी, ये जो बेंगलुरु की जीत से इनके अंदर एक उबाल दिख रहा था, क्या आपको नहीं लग रहा कि उबाल जो है बुलबुले की तरह नजर आया, जो फट चुका है? आपका क्या कहना है इस पर? क्या जयपुर ने बेंगलुरु की कहानी को पलट दिया है? राकेश त्रिपाठी जी,
देखिए, इसी पैनल के डिस्कशन में बैठे हुए समाजवादी पार्टी के तर्जुमान से आपने बार बार पूछा कि उनको न्योता मिला है, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। आपने उनसे पूछा कि क्या राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट के तौर पर स्वीकार है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा सूबा है, जहां से 80 लोकसभा की सीटें होती हैं, वहां पर गठबंधन के नाम पर न बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है, न समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी है। ऐसी स्थिति में जहां से उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी अब तक सांसद चुने जाते रहे हैं, आगे चुने जाएंगे कि नहीं चुने जाएंगे ये भी 2019 में देखना है, क्योंकि पीएम बनने के लिए एमपी बनना जरूरी होता है। और भारतीय जनता पार्टी पूरा ये प्रयास कर रही है कि राहुल गांधी इस बार एमपी ही चुन करके ना जाने पाए, पीएम के सपने देखना तो दूर की बात है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्लेयर विपक्षी दल के माने जाते हैं, वो दोनों ही प्लेयर इनके साथ खड़े नहीं है। अलग अलग राज्यों में आप देखेंगे, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वो इनके साथ खड़ी नहीं है। तब पश्चिम बंगाल में आप ममता बनर्जी जी को देखेंगे तो वो पीएम पद पर राहुल गांधी की उम्मीदवारी के साथ खड़ी नहीं है, क्योंकि अलग अलग पीएम पद के कई उम्मीदवार विपक्षी दलों से अपने आप में मौजूद हैं। इसलिए ये जो बेंगलुरु में तस्वीर दिखी थी, ये तस्वीर भोपाल में दिख रही है, ये तस्वीर जो है छत्तीसगढ़ में दिख रही है, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज जब सर्वदलीय बैठक इन्होंने बुलाई थी विपक्षी दलों की, तो विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक में तमाम घटक दल नहीं आए थे। पीएम पद को लेकर के इन लोगों में इतनी महत्वाकांक्षा है कि विभिन्न राजनीतिक दल अलग अलग अपने मतभेद रख रहे हैं। ये गठबंधन संभव नहीं है, स्वार्थपरकता से जुड़ा हुआ है और भाजपा के सामने अपने अस्तित्व को बचाने की चुनौती है। वास्तविकता में इसके अलावा इनके पास अपना अस्तित्व बचाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। चलिए, राकेश कपूर हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राकेश कपूर जी, मैंने जो आज ये जो मुबाहिसा, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, मैंने इस चर्चा का जो नाम रखा है वो है राहुल किसे कबूल। क्योंकि आपने देखा चेन्नई में जिस तरह से राहुल के नाम को स्टालिन ने आगे बढ़ाया और कहा कि मतलब मैं इनके नाम को आगे वकालत करता हूं, इनका सपोर्ट करता हूं। तमिलनाडु से चंद्रबाबू नायडू मौजूद थे। इस बीच ये देखा जा रहा है कि जो बेंगलुरु में तस्वीर दिखी थी जब एच डी कुमारस्वामी सीएम के तौर पर हलफ ले रहे थे, वो तस्वीर जयपुर में क्या आपको दिखाई दी? दिखाई देने की कोई वजह भी नहीं थी जी, क्योंकि ये जो सूबे हैं उनके वजीर आलाओं का इंतखाब हुआ है जी, तो वहां पर जो है वो अहद ले रहे हैं अपने ओहदे की, तो इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और जहां तक सवाल है राहुल गांधी का, तो आपको याद होगा कि तमिलनाडु ऐसा सूबा रहा है जिसने हर मुसीबत के टाइम में कांग्रेस पार्टी की मदद की है। चाहे वो 1969 का इंदिरा जी का टाइम हो, जब राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी से बगावत कर दी थी और संजीव रेड्डी के खिलाफ वीवी गिरी का नाम आगे बढ़ाया था जी। तो हमें ये सारी तवारीखी जो सफ़े हैं इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आज पैदा हो रही है, अभी आपने देखा कि संसद के दोनों सदन नहीं चल रहे हैं जी, और जो जिस तरीके से सिख राइट्स के मुद्दे पर जो फैसला आया है, सज्जन कुमार को जो है वो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उसमें ये बीजेपी को ब्लैकमेलिंग की राजनीति से बाज आना चाहिए। जो कुछ अकाली दल के जो स्थानीय नेता और कुछ कार्यकर्ता हैं वो कमलनाथ जी पर मन गढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, ब्लैकमेल करने की बार बार कोशिश होती है। ये चूंकि ये मैं इसलिए वजह से कह रहा हूं कि गुजरात दंगों का मामला, कुछ मामलात जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, तो हमें इस तरीके की सियासत से बाहर आना चाहिए। और जहां तक राहुल गांधी का जो मेन मुद्दा आपने रखा है वो ये है कि राहुल गांधी को स्टालिन ने एक स्टार के रूप में खड़ा कर दिया है जी। और ये सवाल नहीं है, ये चुनाव जो है वो चेहरों पर लड़ा नहीं जाएगा, ये चुनाव जो नैरेटिव पर लड़ा जाएगा। जो विचारधारा, क्या ये समझा जाए कि इन 3 रियासतों की जीत ने कांग्रेस में इतना एतमाद पैदा कर दिया है कि उन्हें अगर एक महाज की शक्ल में फाइट ना करना पड़े एनडीए से, तो अकेले जाएगी मैदान में? जाहिर तौर पर अकेले जाने की सोचनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इनके रुख का आप शर्तिया तौर पर कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। ये बीजेपी के ही दूसरे पहलू हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा राकेश जी, आपने कहा कि मौजूदगी जरूरी नहीं थी, इसीलिए मैंने पूछा कि जब बेंगलुरु में पहुंचा जा सकता है तो जयपुर में क्यों नहीं समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा आज उस स्टेज पर नजर आया? क्यों नहीं बीएसपी का बड़ा चेहरा उस स्टेज पर नजर आया? क्यों नहीं टीएमसी का कोई बड़ा चेहरा उस स्टेज पर नजर आया?
देखिए, अगर आप गौर से देखें तो जितने कांग्रेस की जो बाकी पार्टियां हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे नेशनल कांग्रेस पार्टी हो शरद पवार जी की, चाहे वाईएसआर की आपके आंध्र प्रदेश में हो, तो ये सारी अगर पार्टियां ये सब भी मिल जाए ना, तब भी इनके जो सांसद हैं वो लोकसभा में 125 के आसपास बैठ जाते हैं। तो कांग्रेस, अगर पुराने कांग्रेसी सब इकट्ठे हो जाएं तो अभी इनकी संख्या जो है वो 125 के आसपास है। इसलिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज लड़ाई जो है ये तय हो जाएगा इन चुनावों से कि कौन इस मुल्क के आइडिया ऑफ इंडिया, किसका आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। ये इस मुद्दे पर लड़ाई होने वाली है। ये बीजेपी चाहती है चेहरों पर लड़ाई हो। वापस आपके पास आ रहा हूं, चलते हैं जरा मेहताब के पास, हमारे नुमाइंदे मौजूद है भोपाल से। मेहताब, मेरा सवाल आज ये है कि राहुल किसी कबूल जो हमने उन्वान दिया है, क्या जयपुर में जो चेहरे नहीं नजर आए उनके ऐसे कोई इम्कानात हैं कि वो भोपाल में नजर आएंगे? देखिए, जो लोग जयपुर में नजर नहीं आए वो भोपाल में भी नजर नहीं आएंगे। इसके लिए आपको मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात पे भी नजर डालने की जरूरत है, क्योंकि जब अगस्त में मायावती की बात करें या अखिलेश यादव की बात करें, एक गठबंधन के तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ने का जो है दावा किया था और तैयारी की गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे जो है नजदीक आए दिन, हमें देखते हैं कि जो है मायावती ने भी दामन अपना खींच लिया और अखिलेश यादव भी दूर हो गए। तो अब कांग्रेस को अकेले इलेक्शन लड़ना पड़ा, समाजवादी ने भी अकेले इलेक्शन लड़ा और बहुजन समाज पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ा। क्योंकि अगर गठबंधन हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि लोगों ने राहुल को कबूल कर लिया और लोगों की जो अपनी आइडियोलॉजी है और लोगों की जो ब्लैकमेलिंग की जो मामला है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो तमाम पार्टियां चाहती हैं, बातें तो गठबंधन की करें, लेकिन गठबंधन से अलग रहकर वो अपने आप को जो अलग अपनी पार्टी के तौर पर फाइट करें। और जब उनकी तादाद, उनके मेंबरान पार्लियामेंट की तादाद इस तरह से आती है तो अपने अपने तरीके से वो अपना कैंडिडेट खड़ा करें और अपनी दावेदारी को पेश करें। यहाँ पर अपनी दावेदारी को लेकर क्या होगा, ये दावेदारी के कार्ड को कोई पार्टी खोलना नहीं चाहती है। यही वजह कि हम देख रहे हैं कि चाहे हम जयपुर की बात करें या भोपाल की बात करें, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन लोगों के दावे कुछ और थे, आज जो है यहाँ पर दावे जो थे उनकी कलाई खुलती हुई नजर आ रही है। यही वजह कि हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में जो हमें इत्तेहाद देखने को मिला था वो इत्तेहाद हमें जयपुर में और भोपाल में देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। अजीज साहब, आपके पास वापस आ रहा हूं, क्या ये एक प्रेशर है इस बात को लेकर कि कहीं हमारी मौजूदगी को हमारी मजबूरी ना समझ लिया जाए, इसलिए मौजूद ना रहो और दबाव बनाओ? अजीज साहब। देखिए सर, सबसे पहली बात तो बताऊं कि देखिए जिस तरीके से भी चुनाव का वक्त आ रहा है, बहुत कम वक्त बचा है, संगठन पे ध्यान देने की जरूरत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी पूरी पार्टी जो है पूरी तरह से संगठन को मजबूत करने पे लगी हुई है, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से कह रहे हैं साहब, अभी एक शायद वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे कि साहब बीजेपी के बी पार्ट हैं और तमाम तरीके की बात। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जितने मजबूती के साथ आज समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है, मैं दावा करता हूं कि शायद कोई दूसरी पार्टी और विपक्ष के दूसरे लोग उतनी मजबूती के साथ नहीं खड़े हैं। और हमने ही उन्वान दिया था कि अंधेरी रात नहीं नाम लेती है ढलने का, अभी तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। हम जो सूरज निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मुत्तहिद करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, हकीकत यह है कि ये एक आने वाले वक्त में, अभी देखिए अभी कुछ बात कहना जल्दबाजी होगा, हकीकत यह है वक्त आने पे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और इस देश में क्या बदलाव होने जा रहा है, लोग बदलाव चाह रहे हैं और वो बदलाव की स्थिति बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी। जी मेहताब जी बोलिए। मेहताब जी, देखिए थोड़ी देर में जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर थोड़ी देर बाद जो हलबर्दारी होगी, मैं मोहसिन से कहूँगा कुछ मंजरनामे को दिखाएं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस अजीम इत्तेहाद की जो है विशाल आप बात कर रहे हैं, वो अजीम इत्तेहाद यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि लोगों की अपनी दावेदारी जो है वो खत्म हो जाएगी। लोग सूरज की बात तो करते हैं, सूरज से रोशनी भी चाहते हैं, लेकिन ये भी भूल उनको नजर में है कि सूरज से अगर रोशनी जो है ली गई तो इनकी अपनी जो रोशनी है वो खत्म हो जाएगी। अगर ये कहा जाए कि सूरज को रोशनी से अदावत जरूर है, उसने किसी चिराग को जलने नहीं दिया, तो इनको ये मालूम है कि अगर सूरज के पास हम जाएंगे तो हमारी अपनी रोशनी जो है, हमारा अपना वजूद खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि जो रीजनल पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, वो अजीम इत्तेहाद से कहीं ना कहीं अपने आप को दूर रखना चाहती हैं और वो अपने दावेदारी को बनाए रखना चाहती हैं। राकेश जी, आपके पास आ रहा हूं, क्या ये जो दिख रहा है अजीम इत्तेहाद
बाद या महागठबंधन में जो दूरियां दिख रही हैं, आपके लिए तो अच्छी खबर है ना, आपके लिए अच्छा संकेत है ये? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए इस प्रकार के समीकरण बन गए हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस पार्टी के साथ जाती है उस पार्टी की डूबना तय हो जाता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2 अच्छे लड़कों का साथ का नारा लेकर के अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी आए थे। 300 सीटों का दावा हुआ था और कांग्रेस पार्टी तो दहाई के अंक तक नहीं पहुंच पाई। समाजवादी पार्टी जो अपने आप को दावा कर रही थी, उसके बाद वहां बाई इलेक्शन भी हुए राकेश जी, वो समाजवादी पार्टी भी 50 नंबर तक नहीं पहुंच पाई। नहीं, उसके बाद बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी अलग होकर के चुनाव लड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट चुनाव लड़ाए। हाँ, ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई उत्तर प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, दोनों का गठबंधन नहीं दिख रहा है। तमिलनाडु में ही एआईएडीएमके उनके साथ खड़ी नहीं है। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं दिख रही है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पार्टियां अलग अलग सुर लेकर के अपने अलग अलग प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लेकर के, क्या समाजवादी पार्टी नहीं राकेश जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 2019 से पहले जो तमाम पार्टियां हैं वो अलग अलग ही चुनाव लड़ना चाहती हैं? आप भी देखिए, 2019 से पहले अभी राकेश जी कह रहे थे कि कांग्रेस की खुद अपनी ताकत जो है वो ज्यादा हो गई है, और मेहताब भी वही कह रहे थे कि उन्हें अगर साथ न मिले तब भी कोई बात नहीं। आपकी तरफ ये देखा जा रहा है कि वहां चंद्रबाबू नायडू आपसे अलग हो गए, रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा आपसे अलग हो गए। क्या ये जानबूझकर ऐसा हो रहा है कि जो बड़ी पार्टियां हैं वो खुद अकेले चुनाव लड़ें? राकेश जी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी कैडर के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर, प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में किए गए उपलब्धियों के आधार पर हम बिल्कुल तैयार हैं और हम मानते हैं राष्ट्रवाद की इस मसाल पर जो हमारे साथ आएंगे वो हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज हम आश्वस्त हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बराबर की शख्सियत का कोई नेता भारत की राजनीति में वर्तमान समय में नहीं है। और आज देश की जनता, अनूप जी आपसे जवाब चाहूंगा, बहुत कम है, क्या प्रधानमंत्री की टक्कर के नेता नहीं है राहुल गांधी? अनूप जी। बिल्कुल, ये हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता, यही अहंकार है, उस अहंकार पे जो है जनता ने चोट किया है कि राहुल गांधी से बड़ा कोई जो है चेहरा नहीं है, बीजेपी से बड़ी कोई विश्व की पार्टी नहीं है। जनता सबसे ज्यादा समझदार होती है और जनता ने समझा दिया है कि हां, मुद्दे पे चुनाव लड़ो, व्यक्ति पे और बेवजह के जो है उन्मादी मुद्दे पे चुनाव न लड़ो। और जिस तरीके से स्टालिन और हार्दिक पटेल पटेल समाज के बड़े लीडर हैं, आज उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है ईमानदारी से अपनी बात रखता है तो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। तो ये अहंकार इनको ले डूबेगा। जिस तरीके से 56 इंच की छाती सिकुड़ के जो है पता नहीं 10 से 5 इंच की हो गई होगी 3 राज्यों के चुनाव, क्या किया इन्होंने? उन्हीं वादों पे जनता ने जो है भरोसा किया 4 से 4.5 साल। जब उन्हें लगा कि ये सब जुमले में परिवर्तित हो गए हैं तो इसके बाद उन्होंने सत्ता का परिवर्तन कर दिया है। अगर यही अहंकार रहेगा तो 2019 में आप देखिएगा, ये हमसे ज्यादा हमारे जो है विपक्ष के लोगों के बीच के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं। चंद्रबाबू नायडू इनके पार्टी से अलग हो गए, शिवसेना का पता नहीं है, पीडीपी से टूट गया गठबंधन, रालोसपा जो है आज जो है शपथ ग्रहण समारोह में है, ये अपना कुनबा संभाले, जहाज डूब रहा है, जहाज से जो छोटे मोटे खिलाड़ी हैं सब जो है। अनूप जी, एक सवाल मेरा और है, उसका जवाब दे दीजिए। 2019 में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी? आरबीआई गवर्नर बनाते हैं ये लोग। अनूप जी को पूरी तरीके, अनूप जी 2019 में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी? ये कह रहे हैं कि कोई जो है चेहरा नहीं है, चेहरा बन चुका है। आज स्टालिन और हार्दिक पटेल ने ये बात कह दी है। और चंद्रबाबू नायडू जो पहले, हार्दिक पटेल देश के बड़े नेता, स्टालिन देश के बड़े नेता, इतने बड़े बड़े नेताओं के दम पर प्रधानमंत्री आप जो इतना बड़ा चेहरा बना रहे हैं, इस चेहरे को जनता ने जवाब दे दिया, हमने जवाब नहीं दिया। जनता इस बार अजीज खान साहब बोलिए, अजीज खान साहब बोलिए। स्वयं को खुद बना लेना कि भाई हम बेस्ट हैं, हमारी कहानी, अजीज जी बोलिए, हमारी पार्टी अच्छी। देखिए विशाल भाई, एक मिनट, जनता तय कर रही है, जनता तय कर रही है। देखिए अनूप जी, देखिए विशाल भाई, एक बात, बस बहुत कम समय बार हाईलाइट किया जा रहा है, बीजेपी इस चेहरे पे बहुत गौर कर रही है जी। मैं जानना चाहता हूं कि ये खट्टर जी चेहरा थे पहले, रघुवर दास जी चेहरा थे पहले, खंडूरी साहब चेहरा थे पहले, ये अचानक पैराशूट से उतारे गए। माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए, साहब ये चेहरा थे तो विधायक भी नहीं थे। हकीकत ये चेहरे का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि आज योगी जी विधायक नहीं थे तो मेंबर पार्लियामेंट जो थे, है ना? राकेश कपूर जी आपके पास में आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए। राकेश कपूर जी, मेरा सवाल सीधा ये है कि क्या ऐसा होगा कि जो टीएमसी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी, क्या ये अपना बड़ा हिस्सा चाहती हैं कांग्रेस से अजीम इत्तेहाद में, इसलिए दूरी बना रही है, प्रेशर टैक्टिक्स है, या फिर ये रास्ते हमवार कर रही है कांग्रेस के लिए वो अकेले चुनाव लड़े? राकेश जी।
पिछला चुनाव भी जो टीएमसी और कांग्रेस ने मिलकर के साथ लड़ा था, वहां थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो चूंकि सेंटर में सीपीएम और कांग्रेस एक साथ रहते हैं तो वहां इस मुद्दे पर थोड़ी सी बात हो सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई ऐसी दिक्कत पेश आने वाली नहीं है। जहां तक उत्तर प्रदेश का, देखिए जो सबसे बड़ा इन जो 3 राज्य हैं, इनके चुनावों से जो संदेश गया है जी, जो पैगाम गया है पूरे मुल्क को, ये गया है कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान की का अक्स, पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर अपने में समेट कर चलती है, और आजादी के बाद का हिंदुस्तान का इतिहास और आजादी से पहले का भी इस पिछली पूरी सदी का इतिहास और कांग्रेस का इतिहास एक है। दोनों को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। ठीक है। तो हिंदुस्तान के जो ये काउ बेल्ट है, यहाँ के लोगों ने ये डिसीजन देकर के ये साफ पैगाम दिया है कि ये मुल्क कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, मुल्क कांग्रेस पार्टी के साथ चलना चाहता है, मुल्क कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसके साथ रहना चाहता है। ये जो बीच बीच में जो ये दूसरी आवाजें आने लगती हैं, ये मुल्क को कहीं ना कहीं ऐसे मुकाम पर ले जाना चाहती हैं जहां ये दोबारा से बिखरने के मुकाम पर आकर के खड़ा होने लगता है। अभी तो देखिए इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। इब्तदाई इश्क है, होता है क्या, जैसा राकेश कपूर जी का कहना है कि कांग्रेस को जिस तरह का मैंडेट मिला है, हो सकता है कि कांग्रेस पर अगर ज्यादा दबाव डाला जाए तो कांग्रेस अकेले ही मैदान में आए। लेकिन फिलहाल 2 और मंजर भी देखना बाकी है कि भोपाल में जब हलफबर्दारी होगी तो कौन कौन सा चेहरा वहां मौजूद होगा, साथ ही जब रायपुर में हलफबर्दारी होगी तो वहां कौन कौन सा चेहरा मौजूद होगा। लेकिन यह दूरी जो है इससे सियासत को नई हवा जरूर दे दी है, खासतौर से अजीम इत्तेहाद को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। नाज़रीन, आप बने रहे न्यूज़ 8 उर्दू के साथ। मुझे दी इजाजत, आदाब। I propose we will install a new Prime Minister in Delhi. I propose the candidature of Rahul Gandhi from Tamil Nadu.